सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों से मेरी यही आशा है। और अब आप लोग मुझे निराश मत कीजिएगा, लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट को पढ़ाते वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब भी हम लोग ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ा करते थे बचपन में, या तो उन पन्नों को पलटा दिया जाता था या तो कह दिया जाता था ये सिलेबस का आखिरी पार्ट है, इसको एंड में कर लेंगे। और फिर धीरे धीरे करके टाइम निकल जाता था और वो नहीं पढ़ाते थे टीचर्स। ये स्कूल का एक बहुत ही मतलब मेजर मैंने देखा है कि एक फैक्ट है कि हाँ, ये चीज़ बाद में जाकर थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बनती है स्टूडेंट्स के लिए। तो लेकिन कॉलेज में तो वो इस चीज़ से भाग नहीं सकते, उनको लर्न करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, बिकॉज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको एक-एक नॉलेज होनी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इस जानकारी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता हुई तो ये आपकी एक आम ज़िंदगी पर भी असर डालती है। तो प्लीज़ पहले हम लोग कुछ डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। वीडियो एक बिल्कुल शॉर्ट वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए, इतना ज़्यादा टाइम कंज़्यूम नहीं करूँगा, क्योंकि जो आपका बाकी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मैं आपको मैक्सिमम टाइम वाली क्लासेस देने की कोशिश करूँगा। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे चारों नामों को। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजी, एंड्रोलॉजी एंड मिडवाइफरी। ये जो चार शब्द हैं भैया, इनके बारे में पूरी दुनिया बड़ी परेशान रहती है, बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि मिडवाइफरी ये है तो फिर गायनेकोलॉजी क्या है, गायनेकोलॉजी ये है तो ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है, ठीक है ना। और एंड्रोलॉजी की तो चलो बात ही छोड़ दो, है ना। तो बेटा ऑब्स्टेट्रिक एक्चुअली होता क्या है? ऑब्स्टेट्रिक क्या है? ये ब्रांच ऑफ साइंस है, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है, दैट डील्स विद व्हाट? दैट डील्स विद प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी के साथ में डील कर रही है। उसके अलावा चाइल्ड बर्थ, उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जो कि ऑपरेट होने के बाद की केयर है, ठीक है, पोस्ट ऑप केयर, एंड इवन न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न केयर। तो ये तो है भैया हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव। तो गायनेकोलॉजी क्या है? तो गायनेकोलॉजी क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ, द ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है ना। तो गायनेकोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जितना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उससे रिलेटेड समस्याएं, क्लियर, एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स। भैया क्लियर हो गया आप लोगों को? अब हम लोग बात करेंगे एंड्रोलॉजी क्या है। एंड्रोलॉजी भी स्टडी है ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उसके रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं। अब इसके बाद आता है भैया कि तो मिडवाइफरी क्या है? तो मिडवाइफरी एक हेल्थ केयर प्रैक्टिस है, हेल्थ केयर प्रैक्टिस है परफॉर्म्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, परफॉर्म्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है एक तरीके की हेल्थ केयर प्रैक्टिस परफॉर्म करेंगे जो कि हित में होगा किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव के रिलेटेड, उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो, प्रेगनेंसी हो, चाइल्ड बर्थ हो, कुछ भी हो, उन सारी चीजों के बारे में। तो भैया ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजी, एंड्रोलॉजी, मिडवाइफरी में ये अंतर है। गायनेकोलॉजी और एंड्रोलॉजी में मेजर अंतर तो यही है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी हो रही है, उसके रिलेटेड डिसऑर्डर, उससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं। और एंड्रोलॉजी में क्या है कि भैया हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं और उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। मेल और फीमेल का यही क्लियर हो गया। अब ऑब्स्ट्रक्टिव जो थी वो एक ब्रांच ऑफ साइंस थी जो डील कर रही थी प्रेगनेंसी के साथ में, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के साथ में, उसके साथ साथ पोस्ट ऑपरेटिव केयर के साथ में, उसके साथ न्यूबॉर्न केयर के साथ में। अब जो मिडवाइफरी था वो तो पूरी पूरी एक हेल्थ केयर प्रैक्टिस थी जो कि हमने फॉलो करी, ठीक है ना। जो कि किसने करी? हमने फॉलो करी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यानी कि हम, है ना। हमने फॉलो करी कहीं के लिए?
हित के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव के हित के लिए हमने फॉलो करी, ठीक है, उनकी प्रेगनेंसी वगैरह को अच्छे से हम लोग डील कर सकें, उसके लिए वो जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो सभी प्रैक्टिसेस मिडवाइफरी में हम लोग देखते हैं। तो ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज थी जो कि आपको पहले ही पता होनी चाहिए ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी में जाने से पहले, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली जंप करेंगे तो आपका बेसिक वीक होना तय है, और एक बार बेसिक वीक हो गया तो वो वीक रह जाएगा और आगे चल के आप लोग के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। चलो, इतना तो हम लोगों ने देख लिया, तो अब हम लोग आगे मूव करें। तो आगे हम लोग मूव करते हैं, क्या बात करें, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ खास चीज़ें। सबसे पहली और सबसे खास चीज़ वो ये है कि कुछ चीज़ें अभी भी हमें जाननी ज़रूरी हैं। जैसे कि oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो जो oogenesis है उसमें तो आप लोगों को पता है कि क्या हो रही है, ओवा का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ओवा का प्रोडक्शन हो रहा है जो फीमेल के थ्रू होगा, और दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है जो कि मेल के थ्रू होगा। लेकिन एक बड़ी खास बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ओवा और स्पर्म इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो क्या है, कि इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एज एन होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स तो सॉरी, ऑर्गन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के होमोलोगस हैं, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, होमोलोगस क्या है, ठीक है। तो होमोलोगस वो होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में है, लेकिन उनका फंक्शन एक ही है, उनका कहीं ना कहीं उनका अंत एक ही है। क्लियर। तो क्या ओवा और स्पर्म होमोलोगस है, क्या लगता है आपको, क्योंकि ये तो एक फर्टिलाइजेशन की यूनिट्स है हमारी, ठीक है। हम लोग इनको एग्जैक्टली ये नहीं कहेंगे कि ये होमोलोगस है, ठीक है, बल्कि हम लोग होमोलोगस किसको कहेंगे, जो इनको प्रोड्यूस करेगा। और इनको प्रोड्यूस कौन कौन करेगा, ओवरी, ओवरी में oogenesis होगा और oogenesis से ओवा बनेगा। क्लियर। और स्पर्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टिस, जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनेगा। इज दैट क्लियर। तो भैया जो मुद्दे की बात है वो ये है कि टेस्टिस और ओवरी, ये हमारे ओवरी भाई साहब और ये हमारा टेस्टिस भाई साहब, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस ऑर्गन्स है, ठीक है ना, क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स है। इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, दिखने में थोड़े अजीब अलग अलग से लगते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो फंक्शन, इनका जो एंड रिजल्ट है जो कि ये करना चाह रहे हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन, वो इन दोनों का सेम मकसद है, ठीक है ना। तो कभी भी आपको होमोलोगस ऑर्गन पूछ लिया जाए मेल और फीमेल में, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं ओवरी एंड टेस्टिस, दीज आर होमोलोगस टू ईच अदर, क्योंकि जिसमें कि ओवरी से क्या होता है, ओजेनेसिस होता है, और उस ओजेनेसिस से ओवा का प्रोडक्शन होता है, हालांकि टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। क्लियर, इतना आप लोगों को। अब बात ये आती है कि ओजेनेसिस में, ठीक है, ओजेनेसिस में जो ओवा बनते हैं, ठीक है, उसका पूरा का पूरा जो टाइम साइकिल है वो कितना है, ठीक है, वो हमें पता रहना चाहिए। वो क्या है हमारे पास, उधर ही स्पर्मेटोजेनेसिस है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो जो है वो 61 डेज का टाइम लेगा। कितना लेगा, 61 डेज का टाइम। और जो ओजेनेसिस है वो लेगा हमारा 6 to 7 डेज, या 6 to 8 डेज भी बोल सकते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ जो हमें जरूरी है जानना वो होता है लाइफ स्पैन ऑफ ओवा, लाइफ स्पैन ऑफ ओवा, जो कि कितना रहेगा हमारे पास, 12 to 24 आवर्स। हालांकि जब हम लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म की बात करेंगे देन इट विल बी 48 to 72 आवर्स। इज दैट क्लियर। तो ये तो है लाइफ स्पैन ओवा का, और ये है लाइफ स्पैन स्पर्म का। तो कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो आपकी oogenesis की जो प्रोसेस है उतने दिनों में, इतने दिनों में कंप्लीट हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है प्रॉपर वो 61 डेज का टाइम ले रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ स्पैन है वो उसका, ठीक है ना, लाइफ स्पैन उसका अलग है। लाइफ स्पैन उस स्पर्म का कितना है, 48 to 72 आवर्स। लाइफ स्पैन
ओवा कितना है 12 to 24 आवर्स है, सो डोंट गेट एवर कंफ्यूज्ड, ओके। अब इसके बाद हम लोग अगली देख लेते हैं, अगली बेसिक चीज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अगला बेसिक फैक्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं, अगला टारगेट क्या है हमारा जो हमने सीखना है, वो ये है कि भैया हम सब लोगों को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स एंड टिश्यूज से बनी है। तो हम सभी के शरीर में सेल्स हैं, आप लोग सेल्स के डायग्राम वगैरह भी पढ़ते आए हैं बचपन से। लेकिन अब सवाल आता है ये कि लार्जेस्ट सेल इन बॉडी, बट मेल में एंड फीमेल में वहीं स्मॉलेस्ट सेल इन बॉडी मेल में और फीमेल में, ठीक है बेटा। लार्जेस्ट मतलब कि सबसे अधिक बड़ी, क्लियर, और स्मॉलेस्ट मतलब कि सबसे छोटी। तो यह जो लार्जेस्ट है वो मेल में क्या है, क्या लगता है? खैर देखिए, न्यूरॉन, नर्व सेल, ठीक है ना, जो हमारे मैसेज, सिग्नल्स, इम्पल्सेस पूरा ब्रेन तक ले जाती हैं, और हमारा पूरा का पूरा मस्तिष्क का एक बड़ा ही खास संबंध है न्यूरॉन से। तो वो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला है फीमेल में, कि फीमेल में लार्जेस्ट सेल कौन सी है। तो फीमेल में जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज ओवम। हालांकि स्मॉलेस्ट सेल इन बॉडी कौन सी है मेल में? स्पर्म। और फीमेल में स्मॉलेस्ट सेल क्या है? प्लेटलेट्स। इज दैट क्लियर? तो मेल में क्या है? न्यूरॉन है, और फीमेल में ओवम है, और मेल में इधर स्मॉलेस्ट स्पर्म है और फीमेल में स्मॉलेस्ट प्लेटलेट्स है। तो ये है हमारा एक और बेसिक क्राइटेरिया, कि फीमेल में हमें ओवम पता चल जाएगा कि भाई ये लार्जेस्ट है, अब मेल में हमें पता चल जाएगा कि स्पर्म जो वो स्मॉलेस्ट है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताना जरूरी समझा ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी के फैक्ट से ये। बाकी ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक यूनिट है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था। इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब स्पेशल नॉलेज के साथ बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे जो हमने सीखी होंगी, नहीं सीखी होंगी, मे बी आगे भविष्य में हमें और सीखने को मिलेंगी। तो हम लोग अब फॉरवर्ड मूव करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो भैया अब मैं आप लोगों को मिलूंगा पार्ट सेकंड ऑफ ऑप्स एंड गायनी में, एंड होप सो यू ऑल विल कंसिडर इट एज एन अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू गाइज। तो कीप asking me your doubts, और मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा नई नई वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।